मेरे भाइयों, ये जो हमारा अकाउंटेंसी का फोर्थ चैप्टर है, दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, है ना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब समझते हैं। मतलब है कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब ऐसा मेथड जहां पर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। मतलब ये एक ऐसा मेथड है जो रिकॉर्डिंग करने के लिए यूज हो रहा है बिजनेस के ट्रांजैक्शन। मतलब बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, हमें रिकॉर्ड करनी है बिजनेस की ट्रांजैक्शन, और बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाना है, और उसके लिए क्या मेथड अपनाएं, वो हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। मतलब तरीका, अकाउंटिंग करने का तरीका हम क्या अपना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है ना। कहता है जनरली दो बेसिस होते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, एक होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और एक और होता है तीसरा हाइब्रिड, जहां हम दोनों मिक्स करते हैं, पर हमें वो नहीं पढ़ना है। जिसे हम कहते हैं ये अक्रूवल वाले को मर्सेंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझ लेते हैं। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड। कहता है ऐसी ट्रांजैक्शंस को सिर्फ तभी रिकॉर्ड करोगे जब ट्रांजैक्शंस या तो मान लो पैसा आया है या पैसा गया है। मतलब कैश में पैसा आया और पैसा जाए, उसी की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। रेवेन्यू को जब मानो जब पैसा आ जाए। एक्सपेंस को जब रिकॉर्ड करो जब पे हो जाए। तो जब कोई चीज एक्चुअल में हुई हो वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। फीचर बड़ा ही सिंपल और आसान है। नॉन कैश के आइटम जैसे कि डेप्रीसिएशन, ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अगर डेप्रीसिएशन में कोई तकलीफ है मैं समझा देता हूँ। आप मशीन खरीदते हो और हर साल उसको यूज करने के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो आप अकाउंटिंग में उसकी वैल्यू को थोड़ी थोड़ी कम करके दिखाते हो, ताकि एकदम से मशीन तो मान लो खत्म हो गई तो एकदम से पूरा हटा के दिखाओगे थोड़ी ना। तो हम क्या करते हैं, हर साल ना मशीन की वैल्यू को डेप्रिशिएट करते जाते हैं, 10-10%, 20-20% कम करते हैं। अब वो जो डेप्रिशिएट करना होता है, तो मशीन सामने पड़ी है, एक साल बाद कम होगी, 2 साल बाद उसकी वैल्यू कम होगी, 3 साल में भी कम होगी, लेकिन क्या एक्चुअल में कोई पैसा जा रहा है हमारी जेब से? तो नॉन कैश एक्सपेंस हुआ ना। एक्सपेंस तो है, नुकसान तो हो रहा है, वैल्यू तो कम हो रही है, लेकिन क्या कैश वाला एक्सपेंस है? नहीं। तो इसीलिए ये सारी चीजें इसमें नहीं आती है। ठीक है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता चलता है? सिंपल है, कितना पैसा आया माइनस कितना पैसा गया, बस इतना पता लगाना है और कुछ नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया। इसके फायदे और नुकसान के ऊपर अगर मैं बात करूं तो फायदा क्या है, बड़ा ही सिंपल और आसान है। क्यों? तो ये सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन लिखनी है कि नहीं। पैसा भी कम लगता है क्योंकि एक्सपर्ट अकाउंटेंट नहीं चाहिए, खुद ही लिख दो कितना आया कितना गया। आज सिंपल है, नगद लिख दो, कितने नगद आई, जितनी गई उतनी लिख दो। क्लियर कैश पोजीशन पता चलती है, मतलब एग्जैक्ट कैश पता चल जाता है कितना पड़ा है आपके पास। ठीक है ना। बाकी ये छोटे बिजनेस या प्रोफेशनल्स या एनजीओ जो छोटे मोटे चल रहे होते हैं ना, उनके लिए सही है। लेकिन इसके नुकसान क्या है, ये रिलायबल नहीं है, ये ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस आपको नहीं बताता। ठीक है ना। और इनकम्प्लीट पिक्चर दिखाता है, ये इग्नोर करता है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या नॉन कैश आइटम जैसे कि डेप्रिसिएशन जैसी चीजों को ये नहीं लिखता। ठीक है ना। और ये एक्सेप्ट नहीं करा जाता, इसे लॉ या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक्सेप्ट नहीं कर रखा, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। और ये मिसलीड करता है, कभी कभी ये प्रॉफिट या बिजनेस में लॉस दिखा देता है, जो मतलब ये कभी कभी प्रॉफिट दिखा देता है भले बिजनेस लॉस में चल रहा हो, फिर भी दिखा देता है प्रॉफिट है। जैसे मान लो मेरे पास आज 80,000 रुपये आए और मुझे अभी मैंने दिया 80,000 का प्रॉफिट, पता चला मुझे तो अभी 60,000 रुपये या 1 लाख रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, तो मैं तो नहीं लिखूंगा ना उसको, मैं तो सिर्फ 80,000 का प्रॉफिट दिखाऊंगा। तो मैं तो प्रॉफिट दिखा रहा हूँ जबकि मेरा बिजनेस तो लॉस में चल रहा है। तो मेरे भाइयों, दूसरा सिस्टम आता है अपना अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो व्हेन दे आर अर्नड और इनकर्ड, वेदर कैश इज रिसीव्ड और पेड और नॉट। मतलब मेरे भाइयों, अगर मैंने आज सामान खरीद लिया उधार में या नगद खरीद लिया, तो ट्रांजैक्शन मेरी हो गई है, लेकिन मैंने किसी को वादा करा कि मैं सामान खरीदूंगा, तो ये वादा है, ये ट्रांजैक्शंस नहीं हुई। लेकिन हाँ, मैंने ट्रांजैक्शंस कर ली है, मतलब पैसा मैंने पे नहीं किया और सामान खरीद लिया, तो आप कहोगे भैया उधार की परचेज है, इसे ट्रांजैक्शन मानेंगे। और हम तो जब अकाउंटिंग इक्वेशन या बहुत सारी चीजें करते हैं, हम इन ट्रांजैक्शनों को लिखते हैं, क्योंकि हम तो अक्रूवल बेसिस पे चलते हैं। हम ये अकाउंटिंग मेथड फॉलो करते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि ट्रांजैक्शन हो जाए तो रिकॉर्ड करो। ये इस बेसिस पे मत रहो जब पैसा आएगा उस बेसिस पे मत टिके रहो, समझ रहे हो। रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा जब वो कमा लिया, भले ही वो मिला ना हो, है ना। एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा जब वो हो गया, भले ही वो पे ना किया हो, लेकिन उसको मान लेते हैं आज ही।
ठीक है। फीचर क्या है बेटा कि इसमें नॉन कैश आइटम लिखी जाती है, डेप्रिसिएशन जैसी चीजें, ठीक है ना। बाकी ये मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करता है। कैसे? जैसे मान लो मैंने सामान आज खरीद लिया कैश बेसिस के हिसाब से, क्या बेटा मेरे भाई प्रोविजन में समझा देता हूँ, देखो आगे जाके हम बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप, या फिर मेरे भाइयों कोई प्रोविजन मतलब कोई चीज जो आपका नुकसान होने वाला है, डेप्रिसिएशन होने वाला है, या मान लो आपको पता है कि ये बंदा मुझे पैसा नहीं देने वाला, तो आप उसके लिए पहले से ही पैसा मेंटेन करके रखते हो, उसको प्रोविजन कहा जाता है, ठीक है ना। और वैसे तो लॉ वॉ की भाषा में मत समझना इसको, बस हमें इसी तरीके से समझना है। तो कहने का मतलब है प्रोविजन क्या है कि ऐसी कोई भी अमाउंट जो कल को ना, हाँ जैसे मान लो कि यार डेटर है, आपको पता है, अब डेटर बैड भी हो सकते हैं, जिसे आप बैड डेप्ट कहते हो, तो मुझे ना डाउट होता है तो मैं प्रोविजन बना लेता हूँ, मतलब पहले से उसके लिए पैसा इकट्ठा कर लेता हूँ। तो ये सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड होती है, कैश बेसिस में ये चीजें नहीं होती, समझ रहे हो। अच्छा मैं क्या समझा रहा था, मैचिंग कंसेप्ट जैसे मैं आपको समझा रहा था बेटा। जैसे मान लो कैश बेसिस पे चलते हैं, मैंने 80,000 रुपये का सामान खरीदा कैश में, क्या आया, सामान आया और कैश चली गई, मैचिंग हो रही है, हाँ कुछ आया कुछ गया बराबर। मैंने कहा कि सामान खरीदा 80,000 रुपये का उधार में, क्या आया क्या गया, कुछ भी नहीं है, नहीं गया, उधार में पैसा नहीं गया। लेकिन कैश कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो सिर्फ एक ही चीज आएगी, अगर जनरली हम देखें तो सामान खरीद लिया, और हम उसको लिखेंगे भी जब जब हम पैसा देंगे। तो कैश कंसेप्ट में तो मैचिंग नहीं हुई, लेकिन अक्रूवल में मैचिंग हो जाती है, चाहे कैश में खरीदो चाहे उधार में। अगर उधार में खरीदोगे तो आज पैसा दे दोगे, नहीं दोगे, उधार में खरीदोगे सामान आ जाएगा, लेकिन आप दोनों ट्रांजैक्शन लिखोगे, क्या तो माल आ गया पैसा नहीं दिया लेकिन उधारी बढ़ गई है, तो मैचिंग कंसेप्ट हो गया। बाकी प्रॉफिट और लॉस जो है इसमें बहुत ज्यादा रियलिस्टिक और एक्यूरेट होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, मतलब सही प्रॉफिट एंड लॉस मेजर होता है इसके अंदर मेरे भाइयों, ठीक है। बाकी ये अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के फायदे और नुकसान समझ रहे हैं। फायदा क्या, ये एक्यूरेट और रिलायबल है, वो नहीं था, है ना, वो इजी था और जल्दी हो जाता था। इसमें ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस के चांसेस होते हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, मतलब ये दोनों कैश और नॉन कैश ट्रांजैक्शन लिखता है, और इसे लॉ भी एक्सेप्ट करता है। जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, वहां पे आप एक प्रिंसिपल पढ़ रखा है अक्रूवल बेसिस, वो यही तो बताता है, तो वहां पे भी हम फॉलो करते हैं, और इससे डिसीजन अच्छा निकल पाता है, क्योंकि आप फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी पता लगा पाते हो। नुकसान क्या है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए अकाउंटेंट की नॉलेज और एक्सपर्ट लोग चाहिए, थोड़ा सा कॉस्टली है मेरे भाइयों, क्योंकि थोड़ा पैसा लगता है इसको अकाउंटिंग बनाने में। बाकी कैश पोजीशन इसके अंदर क्लियर नहीं होती, क्योंकि कुछ पैसा होता है जो अभी आना होता है या जाना होता है, तो कैश पोजीशन इसमें ढंग से नहीं पता लगता। इसके डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं बेटा। सबसे पहला डिफरेंस, उसको डिफरेंस पढ़ते हैं। मीनिंग में तो वही है कि ट्रांजैक्शन जब आएगी, कैश पैसा आएगा जाएगा तो रिकॉर्ड होगी, और इसमें जब ट्रांजैक्शन हो जाएगी तब हम मान लेंगे कि चीजें रिकॉर्ड कर लेंगे, है ना। रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब कहता है ये कौन सा रेवेन्यू रिकॉर्ड करता है, सिर्फ कैश रिसिप्ट का, और ये रेवेन्यू रिकॉर्ड करता है जब कमाया जाता है। मतलब मैंने सामान खरीदा, अगर कैश की पेमेंट हुई है तो मैं पैसा लिखूंगा, तब मैं इसको रिकॉग्नाइज करूंगा। और उसके अंदर तो हम जब रिकॉग्नाइज करते हैं, जब हम उधार में खरीद लें उधार में बेच दें, तो भी हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, क्योंकि पैसा तो आएगा ही। एक्सपेंस का रिकॉग्निशन वही जब कैश की पेमेंट हो, है ना, और इसमें जब ये ट्रांजैक्शन हो गई हो, मतलब अगर कैश की पेमेंट हुई है पैसा गया है तो ही मैं इसे एक्सपेंस मानूंगा। लेकिन इसमें अगर मैंने उधार में खरीदा है कोई चीज, तो ये मेरा एक्सपेंस तो है ही, कल को पेमेंट तो करनी है, तो मैं तभी मान लूंगा इसको। बाकी नॉन कैश आइटम आती है इसमें, नहीं इसमें नहीं आती, इसमें बिल्कुल आती है। प्रोविजन आप समझ ही चुके हो। एक्यूरेसी ये थोड़ा कम एक्यूरेट है ना, ये ज्यादा एक्यूरेट है। सूटेबिलिटी ये छोटे बिजनेस के लिए सही है और ये बड़े बिजनेस कंपनियों के लिए सही है। क्या लॉ इसे एक्सेप्ट करता है, नहीं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है। अच्छा इसको ठीक करना रह गया मेरा, है ना, कोई बात नहीं, इसको मैं जब प्रोवाइड करूंगा आपको तब सही प्रोवाइड होगा, है ना। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं बेटा एक आध, ताकि हम चीजें समझ जाए। सपोज मान लो आपने ट्यूशन सर्विस जो है ना आपने दी, जायज बात है उसके बदले आपको पैसा मिलेगा। मान लो आपके स्टूडेंट ने आपको 5,000 रुपए दिए फरवरी 2025 में, तो मेरे भाइयों कैश बेसिस के अकॉर्डिंग आप 5,000 जब रिकॉर्ड करोगे, अब देखो जनवरी की फीस मिली है और आपको फरवरी में मिली है ना, पैसा जनवरी का है लेकिन मिला कब रहा है, फरवरी में, तो फरवरी में पैसा आ रहा है, तो कैश बेसिस पे तो फरवरी में मानोगे। लेकिन अक्रूवल बेसिस में मेरे भाइयों सेम सिचुएशन है, लेकिन पेमेंट जो है ना वो फरवरी में आ रही है लेकिन जनवरी की है, तो आप जनवरी में मान के बैठ चुके होगे ना कि पैसा आने वाला है, क्योंकि मैंने तो वो काम करके दे दिया, समझ रहे हो। एक्सपेंस का एग्जांपल पढ़ते हैं। मान लो आपको एक बिजली का बिल आ गया 2,000 रुपए का मार्च 2025 में, लेकिन आपने उसको अप्रैल में पे करा, तो कैश बेसिस के हिसाब से अप्रैल में मानोगे, मार्च में नहीं मानोगे जब नुकसान हो गया, और अक्रूवल बेसिस में तो मार्च में ही मान लोगे जब वो हो गया, है ना। बाकी क्विक ट्रिक याद रख लो बेटा, क्या
कैश बेसिस में जब कैश मूव हो तब, और अक्रूवल बेसिस में जब वो चीज हो जाए, ट्रांजेक्शन हो जाए तब। बाकी बेटा कुछ एक आध आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इन सब चीजों को समझ लेते हैं, इसके एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है ना। एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट येट पेड, मतलब आपको पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो नुकसान हो गया लेकिन पे नहीं करा। तो अगर मान लो सैलरी 10,000 रुपए की वो ड्यू है मार्च में, लेकिन वो 31 मार्च तक नहीं पे की गई, तो कैश बेसिस में तो वो आएगी ही नहीं, है ना, वो एक लायबिलिटी मानी गई है। क्यों बेटा समझो, सैलरी 10,000 रुपए की वो ड्यू है लेकिन हमने अभी तक नहीं पे करी 31 मार्च तक भी, लेकिन नुकसान तो मान लोगे ना, और एक जिम्मेदारी मान लोगे क्या, कि कल को देना है और नुकसान भी हो गया, है ना, तो पेमेंट अभी भी देनी है, इसीलिए लायबिलिटी है। इफेक्ट क्या होगा, एक तो आप देखो इसके इफेक्ट बता रखे हैं, नहीं तो आप इफेक्ट भी समझ लो, मैं बस इतना समझा देता हूँ, एक एक्सपेंस हो गया और एक लायबिलिटी बढ़ गई, समझ रहे हो। प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जो आपने एडवांस में ही दे दिया हो। तो मेरे भाइयों पैसा चला गया लेकिन क्या काम हो गया, नहीं, काम नहीं हुआ। काम जब तक नहीं होगा तब तक वो आपकी असेट्स है, मतलब वो पैसा आपके पास वापस आ सकता है। तो एक तो बेटा असेट्स में दिखाओगे, और दूसरा पैसा चला गया तो जायज बात है, नुकसान तो है ही, पैसा तो चला गया, पेमेंट तो होगी, ठीक है बेटा। अगला अक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो कमा ली है लेकिन मिली नहीं है, कमा ली है लेकिन मिली नहीं है, कल को मिलेगी, इसका मतलब असेट्स है लेकिन कमा ली है, तो रेवेन्यू है, प्रॉफिट एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, फायदा है। तो देखो इसीलिए इंटरेस्ट, जैसे इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड है ना, तो वही जैसे मान लो 5,000 रुपए की इनकम कमा तो लिए लेकिन मिली नहीं, तो इफेक्ट क्या होगा, इनकम में दिखा दोगे और एसेट्स में दिखा दोगे बेटा। बाकी इनकम एडवांस में रिसीव हो गई हो तो पैसा तो आ गया, रेवेन्यू तो लिख दोगे, लेकिन बेटा इसको आप क्या करोगे, लायबिलिटी में भी दिखाओगे कि कल को ये पैसा देना पड़ेगा, समझ रहे हो बेटा। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, कुछ क्वेश्चन समझते हैं, जैसे कैश वर्सेस अक्रूवल बेसिस के क्वेश्चन है। कहता है एक शॉपकीपर है, चलो मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, एक शॉपकीपर है और शॉपकीपर ने गुड्स बेचे हैं मार्च 2025 में 20,000 रुपए के, ठीक है ना, कस्टमर ने पे करा अप्रैल में 2025 के अंदर। मेरे भाई रेहान, आप इस सिचुएशन को समझाओगे, कैश बेसिस में कब पेमेंट मानी जाएगी और अक्रूवल बेसिस में कब मानी जाएगी। कैश बेसिस में कब मानोगे मेरे भाई, मार्च में मानोगे, गुड्स बेचे हैं लेकिन कस्टमर ने अप्रैल में पे करा मेरे भाई, कैश बेसिस अप्रैल में और अक्रूवल बेसिस से मार्च में मेरे भाई, ठीक है। देखो वही दोनों चीज लिखी हुई है। कहता है सैलरी 15,000 रुपए की थी, फरवरी में दे दी, जनवरी 2025 की थी लेकिन फरवरी में दी, तो कैश बेसिस में मेरे भाइयों जब दी, फरवरी में दी तब लिखो, और अक्रूवल बेसिस में जब हो गई, ठीक है ना। रेंट 10,000 रुपए का था, रिसीव्ड हुआ मार्च में, अप्रैल का एडवांस में आ गया। तो अब समझना बेटा इस बात को, रेंट 10,000 रुपए का है, आ गया, एडवांस आया हो नहीं आया हो इट डज नॉट मैटर, आ गया है, तो कैश में तो बेटा मार्च में लिख लिया जाएगा, है ना। लेकिन जब आप अक्रूवल बेसिस में करोगे तो आप लिख तो लोगे कि आ गया, लेकिन साइड बाय साइड आप इसे, अप्रैल का एडवांस आया तो साइड बाय साइड आप इसे लायबिलिटी भी मानोगे, है ना। देखो लायबिलिटी मान रहे हो ना, तो देखो क्या होगा, इनकम एडवांस में तो रिसीव आई है लेकिन ये मार्च की नहीं है, तो इसे आप लायबिलिटी मानोगे, इसे आप रेवेन्यू इनकम नहीं मानोगे, समझ रहे हो। लेकिन जब वो टाइम पूरा हो जाएगा तब आप इसे लायबिलिटी हटा के आप पूरी इनकम मान लोगे। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं बेटा। रेंट था रेंट था पूरे साल का 24,000, जिसमें से 2,000 नहीं पे करा, तो 22,000 पे कर दिया होगा और 2,000 पे नहीं करा, ठीक है ना। अच्छा, आउट ऑफ दिस 2,000 अनपेड, इसी में से ही है पर अलग क्यों लिख रखा है, चलो कोई बात नहीं। कह रहा है 24,000 में से आउट ऑफ दिस, तो ये बेटा इसी में इंक्लूड होना चाहिए था, ये मुझे लग रहा है ये थोड़ी गलत है ये अमाउंट, ठीक है ना। बस इतना समझ लो कि रेंट है 24,000 रुपए का, जिसमें से 2,000 अनपेड है, तो 22,000 का पेड है और 2,000 का अनपेड है, ठीक है ना। तो अब आप समझो इस बात को बेटा, अगर दोनों केस से समझा दूंगा, चलो पहले ये वाला केस समझाते हैं जो मैंने बोला। तो आप इस केस में क्या करोगे बेटा, समझना, रेंट जो है वो 24,000 रुपए का है लेकिन जिसमें से 2,000 पेड नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब 22,000 रुपए हमने पे कर दिया, 2,000 हमने पे नहीं करा, 22,000 जो पे करा है। तो अब आप समझो इसको एडजस्टमेंट में कैसे करेंगे। अगर आप कैश बेसिस पे भी लिखते और अप्रूवल बेसिस पे भी लिखते तो क्या लिखते, कैश बेसिस में आप 22,000 लिख देते, 2,000 की कोई बात नहीं करते, लेकिन अक्रूवल बेसिस में आप 2,000 पे तो लिख देते एज अ एक्सपेंस, और 22,000 रुपए एज अ एक्सपेंस लिख देते कि पे कर दिए, और 2,000 रुपए को आप दिखाते एज अ लायबिलिटी कि पे हमने नहीं करा है, कल को पे करेंगे, तो दोनों के बारे में दिखाओगे। बाकी देखो इस केस में क्या करा हुआ है, इसको 22 मान लो, P&L अकाउंट में जब कल को आप प्रॉफिट है लॉस एक्सपेंस बताओगे तो आप बोलोगे कि 22,000 रुपए का तो रेंट है, जिसमें रेंट तो पूरा ही 24,000 है, लेकिन 22,000 अभी तक हमने पे करा है, और लायबिलिटी कितनी है हमारी 2,000 की, और एक्सपेंस टोटल कितना है, देखो एक्सपेंस टोटल 24 ही बोलना, टोटल एक्सपेंस 24 का है, जिसमें से 22 पेड है और 2 पेड नहीं है, तो 2 लायबिलिटी, 22 पेड है तो 22 एक्सपेंस कैश में पेड है,
लेकिन टोटल एक्सपेंस तो 24 का ही रहा। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा 12,000 रुपए अप्रैल से लेकर मार्च तक, और किताब बंद होती है 31 दिसंबर को। तो बेटा अब ध्यान समझना, 12,000 है, ध्यान समझना, देखो इसको कैलकुलेट करते हैं। 12,000 रुपए का इंश्योरेंस था, पे कर दिया हमने अप्रैल से शायद मार्च, अप्रैल से मार्च, और हमारे साल इसके बीच में दिसंबर को खत्म होते हैं। समझना बेटा, जायज बात है, पूरा 1 साल की बात हो रही है। हर महीने का कितना रहा होगा? 1,000 रुपये, क्योंकि पूरे साल का 12,000 है, तो 1 महीने का 1,000 रुपये रहा होगा। अप्रैल से दिसंबर में आप अपना अकाउंट्स क्लोज कर रहे हो, आपका अकाउंट इसमें क्लोज हो रहा है, तो जो आपका अकाउंटिंग है ना, उसमें आप इतने टाइम पीरियड में कह रहे हो पूरे 12 महीने का पे करा। अप्रैल से दिसंबर तक का टाइम होता है 9 महीने, 9 मंथ्स, और उसके बाद आपने अगले दिसंबर से मार्च तक की भी पेमेंट कर रखी, दैट इज 3 मंथ। ये 9 महीने की पेमेंट आपने पेड कर रखी है, और ये भी आपने पेड कर रखी है, लेकिन ये कहलाएगी एडवांस पेमेंट, क्योंकि ये इस साल की पेमेंट नहीं है। आप अपना अकाउंटिंग ईयर बना रहे हो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और वो 31 दिसंबर आपका यहाँ खत्म हो गया हो, लेकिन आपने तो अगले 3 महीने की भी पेमेंट कर रखी है, कर रखी कि नहीं कर रखी? तो ये 3 महीने की जो अगली पेमेंट कर रखी है एडवांस पेमेंट है। इसे आप, मैं जिससे पूछूं मेरे भाई वरुण, तुम बताओ इसे एसेट्स मानोगे या लायबिलिटी मानोगे? असेट्स मानोगे कि भैया कल को ये पैसा वापस आ सकता है, एडवांस पेमेंट है, असेट्स है मेरी। कल को मैं, जो बंदा है जिसको मैंने पेमेंट करी है, उससे मैं पैसा वापस ले सकता हूँ। अगर मेरा एक तरीके से एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी किसी को, तो एक्स्ट्रा किसी का पैसा तो वापस लो, असेट्स है। अब बेटा इस चीज को समझना है, अक्रूवल बेसिस पे हम इसे क्या करेंगे, अक्रूवल बेसिस पे हम एक्सपेंस में, तो जब जनरली कभी एक्सपेंस में लिखेंगे, तो बेटा एक्सपेंस में तो हम पूरा 12,000 लिख देंगे मान लो, लेकिन उस 12 में हम सेपरेटली मेंशन कर देंगे कि अभी तक खर्चा 9,000 हुआ है 9 महीने के हिसाब से, और 3,000 खर्चा हमारा अभी नहीं हुआ है। नेट खर्चा आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि 9 में से हम 3 घटा देंगे, भैया ये कर लेंगे कि भैया 9,000 हमारा खर्चा हुआ है अभी, जिसमें से 3 तो खर्चा मानेंगे नहीं। आप चाहो तो इसे घटा भी सकते हो, 12,000 लिख के 9 मतलब 12 में से 3 माइनस कर सकते हो। और दूसरा बेटा आप असेट्स में भी दिखा देना कि 3,000 मेरा क्या है, असेट्स है, कल को पैसा आएगा। अब देखो 9 महीने आपके प्रीमियम आपने पे कर रखा है, और 3,000 का आपने एडवांस से पे करा, तो देखो जो कल को आपका इनकम या एक्सपेंस आप दिखाओगे, उसमें तो आप 9,000 का ही दिखाओगे, क्योंकि इस साल तक का तो आपका खर्चा 9,000 का है, और बैलेंस शीट में आप अलग से इसे प्रीपेड इंश्योरेंस दिखाओगे 3,000 का। यानी कि मैं आपको समझा देता हूँ, एक जस्ट रफ समझा रहा हूँ, एक चीज बहुत ध्यान समझना। जैसे मान लो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो हम कल को बनाना सीखेंगे, बड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे सिलेबस में। इस साइड पर्टिकुलर अमाउंट और इस साइड पर्टिकुलर और अमाउंट होता है। इस साइड बेटा सारे खर्चे आते हैं और इस साइड बेटा सारे फायदे आते हैं। मान लो आपने यहाँ पे लिखा एक्सपेंस, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ 12,000 का एक्सपेंस लिख दिया, तो ये 12 का नहीं होना चाहिए था, कितने का होना चाहिए था, 9 का। तो आप राइट साइड पे भी 3,000 लिख दो, जिससे आपका नेट बैलेंस 9 रह जाए। ये बेटा पुराना तरीका है, आप आजकल आपको ये नहीं करना होता। आजकल आपको क्या करना होता है, इसको हटा के यहीं पर एक्सपेंस 12,000 लिखो इंश्योरेंस का, और इसी में से 3 माइनस करो, और नेट एक्सपेंस 9 का दिखाओ, क्योंकि अभी तक खर्चा 9 का हुआ है, लेकिन पेमेंट तो कर चुके हैं भैया। तो कोई बात नहीं, फिर आप बैलेंस शीट बनाना, और बैलेंस शीट के अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 3,000 रुपये अलग से लिखे, यानी कि खर्चा सिर्फ 9 का है, जिसमें से 3,000 का एडवांस खर्चा है, इसलिए उसको हम असेट्स में दिखा रहे हैं। लेकिन अगर ये कैश बेसिस पे चलता तो पूरा 12 लिखते और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं लिखते। ये लिखते इतना रुपया गया, खत्म बात, कितना एक्स्ट्रा गया कितना कम गया बाढ़ में जाए, नहीं पड़ा। समझ रहे बेटा? इंटरेस्ट था 5,000 रुपये का, कमा लिया, लेकिन मनी अभी तक नहीं मिली। कमा लिया, इनकम हो गई है, अच्छा मिली नहीं है, कल को मिलेगी। असेट्स मान लोगे 5,000 रुपये की, है कि नहीं? और इनकम हो गई है, वैसे मिली नहीं है पर हो गई है, तो आप क्या करोगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम मान लोगे। बोलोगे भैया मिली नहीं तो क्यों माने? मेरे भाई मिलने वाली है, समझ रहे हो? और 5,000 रुपये बैलेंस शीट में दिखा दोगे। ये इसमें क्यों दिखाएंगे इसका कोई सवाल नहीं है, आप बस इतना समझ लेना 5,000 का फायदा हो गया और ये कल को मिलने वाला है।
मेरे भाई कैश बेसिस पे ये पूरी कोई एंट्री नहीं आएगी, 0 रुपए आएगी। बस ये फर्क समझना है। फर्क हद से हद ये पूछ सकते हैं आपसे। ट्यूशन टीचर है, 6,000 रुपए मिले मार्च में अप्रैल के, मार्च में मिल गए अप्रैल के, एडवांस में मिल गए, तो कैश बेसिस पे तो मान लोगे 6,000, लेकिन अक्रूवल बेसिस पे 6,000 नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि ये लाइबिलिटी है आपकी 6,000। तो इसको 6,000 रुपए को आप हटा दोगे, जो आपने एक इनकम मान रखी थी उसको इनकम नहीं दिखाओगे। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इनकम एडवांस में आई है, इनकम अभी हुई नहीं है, कोई दिक्कत। बाकी आपकी बुक के क्वेश्चन है, केवल इसका क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। तो आओ, सबसे पहला जो अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो कहता है कि आप प्रॉफिट और लॉस पता लगाओ अक्रूवल बेसिस पे और कैश बेसिस पे। तो कैश बेसिस पे अगर हम करेंगे सबसे पहले, तो हमें ये बात पता है कैश बेसिस पे हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शनों को लिखेंगे जो सारी ट्रांजैक्शनें हो चुकी हैं या हुई हैं। ऐसी नहीं, ऐसी ट्रांजैक्शंस हम नहीं लिखेंगे जिनका खर्चा अभी होना नहीं है या पेमेंट अभी नहीं हुई है, होएगी, वो सारी ट्रांजैक्शंस हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब वो सभी ट्रांजैक्शंस जो अभी हो चुकी हैं। तो कैश बेसिस में सबसे पहले मैं इस साइड रेवेन्यू लिख देता हूँ, ठीक है ना, और फिर मैं उसको माइनस करूंगा एक्सपेंस से। तो सबसे पहला मेरा कैश सेल्स है। कैश सेल्स मतलब माल जो मैंने बेचा ना वो कैश में चला गया है। अब चला गया इसका मतलब मेरा रेवेन्यू हो चुका है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है ना, शॉर्ट में कैश सेल्स लिख देना 5 लाख रुपए, ठीक है ना। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। फिर इसके बाद क्रेडिट सेल। अब सेल है उधार की, जिससे पैसा आता है, तो अभी तो आया नहीं है, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, मतलब सैलरी और वेजेस है जो आउटस्टैंडिंग है, मतलब देनी है और नहीं दी है। देख लेना, जैसे आप आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस लिखो, कहीं और सैलरी एंड वेजेस की बात ना हो, तो देखो कहीं और नीचे बात हो रखी है ना। नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस पेड लिखा हुआ है। अब सैलरी एंड वेजेस कितना पेड कर रखा है वो देख लेते हैं। तो सैलरी एंड वेजेस जो हमारे को पे कर रखा है वो 44,000 पे कर रखा है, यानी कि खर्चा है, जिसमें से अलग से हमें कोई बोला नहीं है इंक्लूड ये सब, यानी कि उसके बाद 4,000 रुपए का एक ऐसा था जो आउटस्टैंडिंग है, मतलब जो पे करना है पर पे नहीं किया। तो हम तो सिर्फ वही चीजों की बात करेंगे जो एक्चुअल में हो चुकी हैं, जो होंगी वो नहीं लिखनी, ठीक है ना। तो अभी हम उसको नहीं लिखेंगे, बाद में देखेंगे, यानी कि यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस नहीं आएगा। लेकिन अब एक अगला है इंश्योरेंस को एडवांस में दे दिया। अब इंश्योरेंस हमारा 2-2,500 रुपए जो हमने पे कर दिया, तो इसका मतलब ये हमारा एक्सपेंस है ना। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से ही, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस के नीचे यहाँ इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड है, और यहाँ पे जानकारी में लिखा हुआ है इंक्लूड प्रीपेड। मतलब अब देखो, एक इंश्योरेंस है 2,500 रुपए का जो एडवांस में दिया है, मतलब अभी आपका एक खर्चा नहीं था लेकिन आपने फिर भी दे दिया, है ना। और वहां पे क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस आप कितने का पेड कर रहे हो, यहाँ 10,000 रुपए लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अंदर प्रीपेड भी इंक्लूड है। इसका मतलब जो आप 10,000 रुपए दे रहे हो, ये 10,000 रुपए आपका इस 2,500 रुपए को भी इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इंक्लूड प्रीपेड, और ऊपर आपका प्रीपेड भी है 2,500 रुपए। यानी कि जो आपका खर्चा 10,000 का हुआ है और फिर ये 2,500 रुपए का खर्चा है, इन दोनों को अलग मत दिखाना। वो इस 10,000 में कह रहा है कि हमने 2,500 रुपए ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है, तो मेरा जो पेड वाला इंश्योरेंस का जो मेरा खर्चा है ना, वो मेरा सिर्फ 10,000 माना जाएगा, वो अलग से 2,500 रुपए नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो इसके अंदर ही जुड़ा हुआ है, और उसको मैं नहीं लिखूंगा अलग से 2,500 रुपए, ठीक है ना। बाकी आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, मतलब पे नहीं करा, अभी कल को पे करेंगे। फिर अगला कहता है इनकम आ गई एडवांस में ना, इनकम, इसलिए अब देखो इनकम रिसीव्ड है, लेकिन कह रहा है इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, तो फिर लिखो भाई इनकम है ना। तो इनकम जो, अब देखो हम तो वो चीज लिख रहे हैं जो एडवांस में आए चाहे नहीं है, हम तो सारी चीज लिखेंगे, है ना। लेकिन अगर ये क्रेडिट होता तो नहीं लिखते। बाकी देखो इनकम हमारे पास यहाँ पे मेरे भाइयों, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कितने की है, देखो इनकम सबसे पहले इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 5,000 रुपए है, ठीक है ना। 5,000 रुपए में आपको एक और चीज बोली हुई है कि भैया हमने एडवांस में जो इनकम लिया उसको नहीं लिख रहे, यानी कि उसको अगर कहीं आगे लिखा होगा तो हमें लिखना पड़ेगा, जैसे ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 रुपए अलग से लिखो फिर। लेकिन मेरी बात ध्यान से समझना, अगर ये ऊपर लिखा हुआ है इनकम रिसीव्ड और ऊपर लिखा होता है इंक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो इसका मतलब क्या होता है कि नीचे जो अलग से एडवांस दे रखा है ना 1,000 रुपए, वो ऊपर 5,000 रुपए में जुड़ा हुआ होता। अब ये नहीं जुड़ा हुआ, तो अभी जो हम इनकम की बात कर रहे हैं ये एक्सक्लूड है ना, तो इसलिए मैं इसको अलग से दोबारा लिख रहा हूँ। ये भी इनकम हो गई। इनकम कमा ली लेकिन मिली नहीं, तो भैया इसको भूल जाओ, जो मिलती है वही लिखते हैं, है ना। कैश परचेज हमारा नुकसान है, कैश परचेज 2,75,000 रुपए का हमारा नुकसान है, उसको लिखेंगे। इसके बाद कहता है क्रेडिट परचेज नहीं लिखेंगे क्योंकि उधार में खरीदा, पैसे गए नहीं है। फिर कहता है सैलरी और वेजेस पे कर दी 44,000 रुपए, तो पे कर दिए तो लिख लो भैया। इसके बाद आपसे कहता है इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल भर दिया 11,000 रुपए, ये भी लिख दो। फिर इनकम इंश्योरेंस एक्सपेंस, जिसमें ऑलरेडी 2,500 रुपए वहां का जुड़ा हुआ था, तो उसको हम ऑलरेडी जोड़ के लिख लिया है। तो देखो यहाँ पर सारी आपकी कमाई है 5 लाख, 5,000, 1,000, सेम बुक में भी यही हो रखा है।
और उसके बाद सारे आपके खर्चे हैं 2,75,000, 44,000, 11,000 और 10,000। 2,500 रुपये अलग से नहीं लिखा हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूडेड था। लेकिन ये सवाल सेम आपका यहाँ भी आ सकता है कि जो यहाँ इनकम रिसीव हो रही है 5,000 रुपये की, क्या इसमें भी 1,000 इंक्लूड थी? नहीं, तो इसमें इंक्लूड नहीं थी क्योंकि वो अलग से लिखी गई थी। ठीक है, चलो अगर हम इसी को अक्रूवल बेसिस पे करें तो पहले देखो अक्रूवल बेसिस का केस ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। अब अक्रूवल बेसिस में मैं आपको पहले थोड़ी बात समझा देता हूँ, मेरी बात ध्यान से समझो। अगर आप अक्रूवल बेसिस को कर रहे हो ना, पहले ये समझो ट्रांजैक्शंस वो लिखना जो एक्चुअल में अभी के लिए है, भले ही वो पे करी हो चाहे नहीं करी हो। ठीक है ना, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जो नुकसान दे चुकी है लेकिन पे नहीं करा तो उसे लिखना, ये बात का ध्यान रखना। या ऐसा कोई इनकम जो अभी आया नहीं है लेकिन कल को आएगा तो उसे भी लिखना। लेकिन ऐसी कोई एक्सपेंस जो अभी आपने पे तो कर दी है लेकिन अभी उसका खर्चा नहीं है, यानी कि एडवांस में पे कर दिया, तो उसको माइनस करना। क्यों? क्योंकि वो अभी खर्चा हुआ नहीं है, जब होगा तब ही मानेंगे, ये बात ध्यान रखना। जैसे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कैश सेल्स की, तो आप कैश सेल्स यहाँ 5 लाख लिख दोगे, फिर क्रेडिट सेल भी लिखोगे क्योंकि ये ऐसी सेल है जिससे पैसा तो नहीं आया। तो जब पैसा नहीं आया तो कल को तो आएगा, तो लिखेंगे ना भैया, है कि नहीं। फिर आपको कहता है इंश्योरेंस हमने पे करा 2,500 रुपये। अच्छा, इसके ऊपर ही आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस है, मतलब सैलरी और वेजेस, देखो ध्यान समझना, सैलरी और वेजेस हमने पे नहीं करा है ना, हमने पे नहीं करा सैलरी और वेजेस, तो हमें पे करना है। तो सैलरी एंड वेजेस है कितना यहाँ पे, देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 4,000 रुपये। अब समझो, जब हम पिछला कैश बेसिस पे कर रहे थे तो वहां हमने इसको नहीं लिखा, लेकिन यहाँ लिखा आएगा। क्यों? क्योंकि पिछले वाले में जब हम इसको लिख रहे थे तो उसमें फर्क ये था कि जो 4,000 रुपये था ये हमने अभी तक पे नहीं करा था, तो पे करते तो लिखते कैश बेसिस पे, लेकिन अक्रूवल बेसिस पे ये मानते हैं कि भैया खर्चा तो हो ही गया ना, तो मान लो। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 रुपये की अलग है और नीचे जो हमने सैलरी एंड वेजेस पेड भी कर दिए वो भी है। मतलब एक ऐसा खर्चा सैलरी एंड वेजेस का जो पेड हो चुका है और एक जो पेड नहीं हुआ, लेकिन खर्चे तो दोनों ही मानोगे ना। बाकी इसका अगला इंश्योरेंस पेड इन रिसीव, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, 2,500 रुपये का इंश्योरेंस था, एडवांस में पे कर दिया। आप समझो, अब ये 2,500 रुपये का जो इंश्योरेंस आपने पे करा है ये अभी आपका खर्चा नहीं है, अगर आप देखो तो ध्यान से। क्यों? क्योंकि आपने एडवांस में पे करा है, तो अभी ये असेट्स नेचर का है, अभी ये खर्चे के नेचर का नहीं है। और आपको फिर नीचे इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो 10,000 रुपये, वो भी लिखा हुआ था। और वो 10,000 ये कह रहा था कि भैया मेरे में 7,500 तो मेरा जो इंश्योरेंस माना गया वो, और 2,500 रुपये ऐसा इंश्योरेंस जो अभी माना ही नहीं गया। मतलब 7,500 इंश्योरेंस तो ऐसा इंश्योरेंस है जो मेरे अभी हक का था, मुझे पे करना था, मैंने कर दिया, लेकिन 2,500 मैंने एडवांस भी दिया है, तो ये वाला नहीं जुड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। यानी कि जब आप इंश्योरेंस का खर्चा मानोगे यहाँ तो सिर्फ 7,500 रुपये का खर्चा मानोगे, ये बात का ध्यान रखना। इसके बाद मेरे भाइयों जो अपना अगला टॉपिक है, जो इसका मतलब आगे का पार्ट, वो कहता है कि इंश्योरेंस, अच्छा देखो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, अब देखो नीचे इलेक्ट्रिसिटी भी है 11,000 और फिर अलग से आउटस्टैंडिंग भी है, कितनी हमारी आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी हमारी 1,000 रुपये। यानी कि मेरे भाइयों ये 10,000 रुपये और उसके बाद 1,000 रुपये दोनों जुड़ेंगी, क्योंकि एक ऐसा खर्चा जो अभी पे करा है और एक ऐसा खर्चा जो पे नहीं करा करना है। इसके बाद इनकम रिसीव्ड हो गई है 5,000 रुपये, तो इनकम रिसीव्ड हो गई है, लिख दो 5,000 रुपये का फायदा। फिर इनकम, अब उसने बोला हुआ है कि हम इसके अंदर वो इनकम नहीं जोड़ रहे हैं जो अभी एडवांस में आई है, लेकिन आगे जाके आपको कहता है ये एक इनकम है 1,000 रुपये की एडवांस में आई है, इसको क्या लिखूं? तो बेटा समझो ये ऐसी इनकम है जो अभी एडवांस में आई है। अब देखो कैश बेसिस पे हमने लिख लिया था क्योंकि आ गई है, लेकिन अक्रूवल बेसिस पे हम सिर्फ वही चीज लिखते हैं जो हमारे हक की हो। अब ये 1,000 रुपये जो हम एडवांस में कमाए ये भी हमारे हक की नहीं है जब तक हम इसका काम पूरा ना करके देते। तो इस 1,000 रुपये को यहाँ पर इनकम बना के बिल्कुल भी मत लिखना, ठीक है ना। अगला कहता है इनकम कमा ली लेकिन मिली नहीं। अब देखो इसको हमने कैश बेसिस पे नहीं लिखा था, तो यहाँ पर हम ये बात का ध्यान रखेंगे कि ये इनकम हमने कमा तो ली है, भले मिली नहीं है लेकिन कमा तो ली है ना, तो लिखो भाई, है ना। तो ये 3,000 रुपये की इनकम यहाँ पर आएगी। उसके बाद कैश परचेज मेरे भाइयों 2,75,000 यहाँ लिख देना। उधार की परचेज है 1,25,000 खर्चा, ये भी लिख देना। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस पेड 44 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, एक्सपेंस पेड 11,000 लिख चुके हैं और ये सारी चीजें कर चुके हैं। तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्या ये सारे अमाउंट है। देखो 5 लाख और 2 लाख और उसके बाद 5 और 3 8, 7,08,000 का खर्चा बिल्कुल सही है। फिर इधर देखो बेटा 2,75,000 और 1,25,000 टोटल 4 लाख की सेल, ठीक है ना। उसके बाद 40 और 4 44, उसके बाद 11 10 और 1 ना, ठीक है। अच्छा इसमें एक हमने अमाउंट गलत लिख दी होगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड 11,000 था, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये अमाउंट गलत लिख दी थी, बाकी सब ठीक है। इसके बाद और क्या एंट्री है देखो, उसके बाद 12,000 हो गया, अब ये 11 और एक 12 और एक 7,500 पे, तो इन दोनों को घटाएंगे और फिर इन दोनों को घटा के यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्ली बैलेंस कर रखा है यहाँ पे वो करेंगे। देखो मेरी 3 बातों का ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर मान लो आप कैश बेसिस पे कर रहे हो तो सबसे पहले मैं इनकम के बेसिस की बात करता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। जो इनकम मैंने कमा ली है और मिल गई है
कैश बेसिस के अकॉर्डिंग मैं उसे लिखूंगा। जो इनकम एडवांस में कमाई है कैश बेसिस पे भी मैं उसे लिखूंगा क्योंकि आ गया है। कैश बेसिस पे जो इनकम मैंने कमाई नहीं है लेकिन मतलब कमा ली है लेकिन मिली नहीं है, अर्न बट नॉट रिसीव, जिसे हम अक्रूवल इनकम भी कहते हैं, तो इसे नहीं लिखेंगे, ये बात का ध्यान रखना। अगर हम खर्चे की बात करें तो ऐसा खर्चा जो हमने पे कर दिया कैश बेसिस में लिखेंगे, जो खर्चा हमने एडवांस में पे कर दिया वो भी लिखेंगे, जो खर्चा हमारा हो गया लेकिन हमने पे नहीं करा तो उसको हम नहीं लिखेंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करूं अक्रूवल बेसिस पे, तो ऐसी इनकम जो कमा ली है मिलेगी लिखेंगे, ऐसी इनकम जो कमा ली है एडवांस में, अभी उसका काम नहीं करके दिया लेकिन हमने उसको एडवांस में कमा लिया है, तो देखो कैश बेसिस में हम उसे जोड़ते थे लेकिन यहाँ हम इसे नहीं जोड़ेंगे क्योंकि अगर हम नेचुरली बात करें तो ये एक ऐसी इनकम है जो हमारी कमाई नहीं है, अभी हमारी कमाई नहीं हुई है, जेन्युइन कमाई नहीं हुई है, हम इसको एडवांस में लिए, हमने काम पूरा नहीं करके दिया है, तो ये नहीं लिखी जाएगी। लेकिन हाँ ऐसी कोई इनकम जो कमा ली और मिली नहीं है उसको जरूर लिखेंगे क्योंकि वो हमारे कमाए हुए नेचर की है, कल को पैसा मिलेगा, अक्रूवल बेसिस में ये होता है। और वहीं एक्सपेंस के ऊपर बात करूं तो खर्चा पे कर दिया रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा एक्सपेंस जो पे नहीं करा कल को पे करेंगे वो भी लिखेंगे, लेकिन ऐसा एक्सपेंस जो एडवांस में पे कर दिया उसको ऐसा मत सोचना नहीं लिखेंगे, उसको माइनस करेंगे अगर गलती से लिख रखा है तो कहीं, नहीं तो फिर उसको नहीं लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है ये बुक के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अब इसी की बुक के मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो फिर आप वो देखो। आओ मेरे भाइयों, इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 5, तो पांचों खत्म कर लेते हैं। आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2025 की बात कर रहा है, 31 मार्च 2025 मोहन जो है उसके पास कैश सेल्स थी। ये टीएस ग्रेवाल जो है ना अपनी बुक, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करा रहा हूँ। मोहन के पास जो कैश सेल्स है 90,000 रुपए की, ठीक है, और कहता है क्रेडिट सेल भी थी 60,000 रुपए की। उसका जो एक्सपेंस हुआ पूरे साल के दौरान वो 70,000 रुपये हुआ, और जिसमें से इस 70,000 रुपये से आउट ऑफ विच 30,000 रुपये येट टू बी पेड, येट टू बी पेड, अभी तक उसे पे नहीं करे हैं, उसे करने हैं अभी। कहता है मोहन की इनकम पता लगाओ, ठीक है ना, फॉलोइंग कैश बेसिस फॉलो करके बोल रहे हैं। तो कैश बेसिस में मेरे भाइयों अभी तक कितना कमा लिया 90,000, और एक्सपेंस कितना है 40,000। 70 में से उसने 30,000 रुपये अभी तक पे नहीं करे, तो अभी तक पे कितना करा मेरे भाइयों 50,000 रुपये उसका। देखो क्रेडिट सेल भी नहीं जोड़ी है ना। आप इसका आंसर बताओ अक्रूवल बेसिस से क्या होगा। वैसे तो पूछा नहीं है पर फिर भी क्या मेरे भाई। अच्छा सेकंड क्वेश्चन में अक्रूवल बेसिस पूछ ही लिया। बताओ इसका सेकंड क्वेश्चन कहता है इसी का अक्रूवल बेसिस कितना, बताओ कितना आंसर। बेटा क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं है। 90 अक्रूवल बेसिस पे और 60 में पैसा दे दिया, ये भी जुड़ेगा, 1.5 लाख हो गया। एक्सपेंस कितना हुआ, एक्सपेंस तो 70 ही होगा ना बेटा, भले पे करा हो चाहे नहीं करा हो कल को तो दोगे। 80 है, खत्म, अक्रूवल बेसिस पे ये आंसर। चलो आओ नेक्स्ट में आपको जानकारियां दे रखी है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है अपना, कहता है एक्सपेंस पे कर दिया 1,80,000 रुपये, ठीक है। फिर कहता है एक्सपेंस पेड इन एडवांस, एडवांस दे दिया 20,000 रुपये। कह रहा है ये ऊपर में इंक्लूड नहीं है, अलग है, ऊपर से अलग है, ठीक है। फिर आपको कहता है एक एक्सपेंस जो अभी तक पे नहीं करा, नॉट पेड येट, ठीक है, अभी तक पे नहीं करा, 10,000 रुपये। इनकम रिसीव्ड हो गई, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। इनकम रिसीव्ड हो गई, ठीक है, 2,40,000। फिर अगली कहता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस इनकम हो गई जो ऊपर इंक्लूड नहीं है, अलग है, 15,000 रुपये। कह रहा है और इनकम नॉट रिसीव्ड येट, इनकम नॉट रिसीव्ड येट, अभी तक इनकम नहीं आई, 12,000 रुपये।
कहता है कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस दोनों से प्रॉफिट बताओ। कर लो तुम लोग ट्राई। कैश बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो ऐसी चीज जो हो गई है, 1,80,000 का एक्सपेंस है, उसके बाद ये एडवांस दिया, अब ये भी है, यानी कि 2 लाख का एक्सपेंस हो गया। ये पे नहीं करा तो भूल जाओ, तो 2 लाख का एक्सपेंस है। इनकम इतनी आ गई है, इतनी एडवांस में आई है, दोनों लिखो। तो 2,40,000 और 15 कितना हो जाएगा? 2,40,000 और 15 2,55,000, ठीक है ना। यहाँ पे ये लिख रहा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और ऊपर इंक्लूडेड है, यानी कि जो 15,000 की इनकम है ना, ये इसमें इंक्लूडेड है भाई, ठीक है। ये 15,000 की इनकम इसमें इंक्लूडेड थी, तो इनकम मेरी टोटल 2,40,000 ही मानी जाएगी, ना कि 2,55,000। अब 2,40,000 में से 2 लाख घटाएंगे तो नेट 40,000 रुपए का फर्क आएगा कैश बेसिस से, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब अक्रूवल बेसिस पे चलते हैं। अक्रूवल बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो मेरे भाइयों 1,80,000 है, ये एक्सपेंस पे करा और ये एक्सपेंस एडवांस में पे करा। तो एक्सपेंस एडवांस में पे करा तो इसको नहीं लिखोगे आप यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंस, और ये नहीं पे करा तो टोटल ये पे करना पड़ेगा। तो आपका टोटल एक्सपेंस इस बार 1,90,000 का, कोई दिक्कत। इनकम आपको आ गई 2,40,000, जिसमें से एडवांस में 15,000 आई है। तो मेरे भाई जो एडवांस में आई है उसे हटाओ ना, 15 हटा दो, तो आपकी 2,25,000 बची है। और उसके बाद ऐसी इनकम जो अभी तक नहीं आई है 12,000, तो ये आएगी, इसको इनकम मानो, है ना, कल को तो मिलेगा। तो ये 2,37,000 हो गया आपका। 2,37,000 में से 90 घटाएंगे तो 30 और 9 10 47,000 रुपये का आपका इस केस में लॉस आ जाएगा। समझ रहे हो मेरे भाइयों। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस अपना क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर ये मेरे भाइयों, ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलते हैं थर्ड पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने को क्या कहता है? कहता है 2024 से 25 का साल था, पिछला वाला। शिवा ने पैसे कमाए 3,45,000 रुपये, ठीक है, जिसमें से 2,35,000 उसको रिसीव्ड हुए। पैसे तो इतने कमाए लेकिन मिले उसको इतने। टोटल एक्सपेंस उसका जो हुआ ना पिछले साल, वो 2,20,000 हुआ, लेकिन जिसमें से 10,000 तो उसके ऐसे एक्सपेंस थे जो इस साल से रिलेटेड है, यानी कि एडवांस उसके एक्सपेंस हो गए। और अभी भी उसके 15,000 के ऐसे खर्चे हैं जो अभी भी हमें निकालने हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो कहता है अक्रूवल और कैश दोनों बेसिस से निकालो। आ जाओ सोचते हैं, ध्यान से सुनना। 3,45,000 रुपये उसने कमाए, लेकिन आए तो 2,35,000 ही है। तो इनकम कितनी हुई? 2,35,000 की। और खर्चा उसका 2,20,000 हुआ, जिसमें से 10,000 का खर्चा अगले साल का है, लेकिन पे तो उसने 2,20,000 करा, तो 2,20,000 पूरा ही मानो, भले अगले साल का पे कराओ कि नहीं कराओ। यहाँ उसकी इनकम 3,45,000 हुई है, लेकिन मिला कितना? 2,35,000। तो जो मिलेगा उसमें ही होगी एंट्री 0,0,0 और 5 और एक 15,000 का प्रॉफिट हुआ इसमें। और अगले केस में जहां 3,45,000 कमाया लेकिन मिले 2,35,000 लेकिन कमाए कितने? 3,45,000, तो पूरा 3,45,000 आएगा, ठीक है। और अब एक्सपेंस उसका 2,20,000 है, जिसमें से अगला 10,000 अगले साल का है, तो आप तो सिर्फ इसी साल का लिखोगे, यानी कि 2,10,000 मानोगे, लेकिन अभी ऐसा खर्चा है जो पे भी नहीं करा, तो 2,10,000 का खर्चा और उसमें 15,000 का खर्चा, तो 3,45,000 में से पूरा एक्सपेंस घटाओगे। 3,45,000 में कितना होगा? 3,45,000 में घटाओगे 3,25,000, ठीक है ना। 0 4 में से 2 गए और 1 है ना सर, सॉरी 2,00,000, 1,20,000 रुपये आपका बैलेंस बच जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन था, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया। चलो लास्ट पार्ट देखते हैं एक बार, अगला लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट देखते हैं अब इसका। क्वेश्चन नंबर अपना इसका लास्ट है 5वां, ठीक है। आपको कहता है हमने एक्सपेंस पे कर दिया 80,000 रुपये, ठीक है। 80,000 रुपये का खर्चा हो गया, जिसमें से ऐसा एक्सपेंस जो एडवांस वाला है, एक्सपेंस एडवांस है मेरे भाइयों 20,000 का, एडवांस में खर्चा पे करा। फिर कहता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो नहीं पे करा अभी तक 10,000। कहता है इनकम रिसीव्ड हो गई 1,20,000 रुपये, ठीक है। इनकम एडवांस वाली थी जिसमें 15,000 रुपये, और इनकम रिसीव्ड हो गई, सॉरी इनकम अर्न हो गई है, कमा ली है, बट
नॉट रिसीव, मिली नहीं है 12,000 रुपये। कहता है इसकी एंट्री करो, करो ट्राई। आओ फर्स्ट पार्ट बताता हूँ। ऐसा खर्चा जो एक्चुअल में हुआ है, जो एक्सपेंस है 80,000, ऐसा अज्यूम करा है कि एक्सपेंस एडवांस वाला इसी के अंदर इंक्लूड है, और ऐसा अज्यूम करा है कि जो इनकम है 15,000 ये इसके अंदर ही है। अब आप बोलोगे भैया ये तो कहीं लिखी नहीं है। देखो वैसे पेपर में प्रॉपर लिखी हुई आएगी, है ना। बाय चांस नहीं लिखी हुई हो तो ऐसे सोचना कि जो 20,000 का एडवांस है ये छोटा अमाउंट है कि वो छोटा अमाउंट है, ये तो इसका मतलब ये उसी के अंदर का पार्ट है, इंक्लूड ऐसे समझ। तो आपकी इनकम कितनी आई 1,20,000, इसमें से एक्सपेंस आपका 80,000 हुआ है, तो फर्स्ट केस का आंसर 40 आ रहा है। ठीक है ना, ये 20 और ये 15 अज्यूम करा जा रहा है कि इसी के अंदर इंक्लूड है। अब अगर इसी के अंदर इंक्लूड है तो एक्सपेंस हमारा 80 का है, जिसमें से 20 इंक्लूड है तो 60 होगा, और 60 में 10 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो 70 होना चाहिए ऐसा टोटल एक्सपेंस। तो इनकम 1,20,000 आई लेकिन 15 एडवांस की है, तो 1,20,000 में से 15 हटाएंगे तो 1,05,000 बचेगा। ठीक है, और 1,05,000 में जो इनकम हमने कमा लिया पर मिली नहीं है उसको जोड़ेंगे अगर हम, तो 1,17,000 होगा, और 1,17,000 हमारी टोटल इनकम है, और उसमें से हम 70,000 रुपये पे कर दिए, तो नेट 47,000 रुपये की हमारी इनकम है। ये इसका। बाकी कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस का कंसेप्ट लगभग मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, थ्योरेटिकल भी प्रैक्टिकल भी।